सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 8वीं कक्षा से भारत की खोज पाठ से पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पुस्तक है भारत की खोज, या इसको इंग्लिश में बोलोगे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये रचना है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने इस पुस्तक को अहमदनगर के किले में लिखा था। सन 1943 से लगभग 45 तक ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जो वहाँ जेल में रहे थे। जेल में रहते हुए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो उसी में से पहला पाठ है अहमदनगर का किला। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944, अर्थात जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले से ये, जैसा आपको पता है, आज़ादी के लिए लड़े थे, भारत की आज़ादी के लिए। तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया था अहमदनगर के किले में। जैसा बताया मैंने, महाराष्ट्र में है ये। तो वहाँ रहते हुए इन्होंने जो भारत के इतिहास से संबंधित है उसके बारे में अपने विचार लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जीके का भी महत्वपूर्ण पर्सन है ये, टेस्टों में आया है, स्वयं मेरे टेस्टों में 1-2 बार, तो ध्यान रखेंगे आप। भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू की रचना है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। तो जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा है ये। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। जैसे ये दूज है या और कुछ ये तिथियाँ होती हैं। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण अंधेरी रात होती है, शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें होती हैं। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास होता है, जो सज़ा है उसको कारावास बोला जाता, का 1 महीना और बीत गया। इसका मतलब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से ही अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इतने दिन बीत चुके हैं। चांद मेरे बंदी जीवन का 27 सहचर रहा। सहचर होता है साथी, सहचर का अर्थ होता है साथी रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अर्थात अंधेरे के बाद उजाला होने का अर्थ है कि भाई जीवन में दुखों के बाद सुख आते हैं। ये चित्र दिखाया गया है इसमें पुस्तक में। ये ऊपर हमारे प्रधानमंत्री हैं, नीचे भीड़ जुटी हुई है, सभा की थी इन्होंने सन 1953 में। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी, दोबारा से यात्रा की थी प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो अहमदनगर किले का ये चित्र दिखाया गया है। का वह कक्ष होता कमरा जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। तो 1942 से 45 तक ये रहे थे यहाँ पर। ये चित्र दिखाया गया है जवाहरलाल नेहरू का। ये इन्होंने प्रधानमंत्री के बनने के बाद यात्रा की थी, उसका मिलेगा। अतीत का भार, अतीत होता है बीता हुआ, उसका भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। अन्य जेलों में रहते हुए भी ये बागवानी करते थे, अर्थात जो क्यारियाँ हैं या और कुछ है फूलों की, उनकी देखभाल करते थे। जैसा आपको पता होगा, जेलों में अलग अलग काम मिलते हैं। कारावास के अंतर्गत कैदियों को जिसकी जिस भी कार्य में रुचि होती है उसको छोटे मोटे काम हथकरघा के दिए जाते हैं। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। अर्थात जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, मिट्टी बहुत ख़राब थी वहाँ, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। अर्थात पत्थर थे उसमें, मिट्टी में, और पुराने मलबा था। मलबा जैसे कोई टूट फूट हो जाती है मकान की तो उसको मलबा बोला जाता है।
चूँकि यह इतिहास सतल है, इतिहास से संबंधित है, इसलिए अतीत में इसने, अतीत होता है बीता हुआ, अर्थात बीते हुए समय में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। दुर्भिसंधियाँ का मतलब है षड्यंत्र जो रचे जाते हैं वो देखे थे इसने। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक ही आदमी के हाथों हुई, अर्थात उसी के जो सेना का था उसने उसको मौत के घाट उतार दिया था। तो जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, चांद बीबी अहमदनगर के किले में मारी गई थी। खुदाई के दौरान हमें अतीत की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। गुंबद होता है जो ऊपरी भाग मंदिर में जैसे गोलाकार में होता है, उसको गुंबद बोला जाता है। ऊपरी भाग होता है गोलाकार, अर्धचंद्राकार होता है जो, और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे, अर्थात अंग्रेज अधिकारियों ने इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। अब मैंने कुदाल छोड़कर, कुदाल फावड़ा या जो भी खुदाई के का साधन होता है उसको कुदाल बोला जाता है, छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, अर्थात इन्होंने ये पुस्तक लिखनी शुरू कर दी। पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और क्रम के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, अर्थात भविष्य के बारे में भी नहीं लिखना चाहता था। बचा रहता है अतीत, पर उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। विद्वतापूर्ण विद्वानों की तरह मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, अर्थात अतीत के बारे में हमें जो बाहरी बोझ है, अर्थात मन में विचार है या और कुछ से राहत दिलाता है लिखने से। गेटे ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपका, जर्मनी के प्रसिद्ध लेखक थे ये, तो याद रखोगे आप। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है, पीड़ित करता है। वो कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, दम को घोटने वाला, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। अर्थात सबसे पुरानी सभ्यता तो वैसे भारत की है, लेकिन इसने चीन का नाम भी दे दिया है साथ में। आखिर मेरी विरासत क्या है? उत्तराधिकार में मिला धन होता है उसको विरासत बोला जाता है। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, 10,000 साल के दौरान जो हासिल किया, उसकी विजयों जो जीत है, उनका उल्लास, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का, हैरत अंगेज जो भाई अचंभित करने वाले कार्य होते हैं, साहसिक कार्य होते हैं, उनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है, अर्थात हमारा ध्यान खींचती हैं। जो भी युद्धों से संबंधित जानकारियाँ हैं या इतिहास के बारे में जानकारियाँ हैं, वो अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं या हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त होता है, शरीर, मांस और अस्थियों में समाई, अस्थियाँ होता है हड्डियाँ, यहाँ अस्थियों का अर्थ है हड्डियाँ में समाई है।
इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। आने वाला भावी होता आने वाला समय। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से अरसावता समय से मेरे मन में घर किए हुए हैं या उसमें बैठी हुई है मन में। वो बात मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है कि भाई विषय कठिन है, भारत के इतिहास के बारे में बताना चाह रहा है तो उसको कठिन और जटिल मान रहा है। मुझे लगता है कि मैं सतह संबंधी तौर पर इसका सपार से कर सकता हूँ, अर्थात बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है उसको छू पाऊँगा। तो ये आपको जो 8th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपकी वसंत पूरी हो चुकी है, 9 लेसन हो चुके हैं आपको अब भारत की खोज पुस्तक पढ़नी है, 5-4 लेसन पढ़ेंगे हम। तो ये आपको पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।